ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बोलने की आजादी की। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत भारी भरकम लगता है। आजाद होने के मायने क्या है? जो मैं बोलना चाहूं बोलूं, खुलकर बोलूं, बोलता भी हूं। उसमें एक लक्ष्मण रेखा भी होती है, सभ्यता की एक मर्यादा भी होती है, उसका ख्याल भी रखना चाहिए। 75 साल हो गए हैं देश को संविधान मिले, और मेरा आईन, मेरा संविधान, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे यह हक, यह अधिकार देता है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ मतलब बंदिशें हैं, ऐसा नहीं कि खुला खेल फरूखाबादी कर दो। पर क्या मैं बोलने के लिए आजाद हूं, या कानूनी पहरा भी लगा हुआ है? और इसमें लक्ष्मण रेखा क्या है जिसे लांघा नहीं जा सकता? उसे लेकर एक असमंजस है, दुविधा है, कंफ्यूजन है क्या? आपके मेरे मन में नहीं। पुलिस प्रशासन तो, उस पर तो मैं आऊंगा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी। अब एक नेता ने औरंगजेब को कह दिया कि वो इतना क्रूर नहीं था, क्रूर तो हिंदू शासक भी हुआ करते थे, तारीफ कर दी कुछ इस अंदाज में, तो एफआईआर दर्ज हो गई, उस पर राजनीति गर्मा रही है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और इसमें और पार्टियों को भी लपेटे में लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, कांग्रेस पर भी प्रहार हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामला आया जो चल रहा था बड़े दिनों से। किसी मुस्लिम को, अधिकारी को मियां तियां पाकिस्तानी कहा गया, तो एफआईआर हुई, केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, मियां तियां पाकिस्तानी कहना असभ्य तो है, अपराध नहीं है। तो औरंगजेब को कहना, कोई कहता है कि मुझे तो ठीक लगता है भाई, ये इतना क्रूर नहीं है, और भी क्रूर शासक हुए। अब इसमें तीसरा पहलू आता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक और मामला आया। गुजरात में कांग्रेस के एक नेता, राज्यसभा सांसद है इमरान प्रताप गढ़ी, पर एक कविता उन्होंने पढ़ दी कि ये तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, दंगों की आशंका। एफआईआर दर्ज, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी मामला, कोई सुनवाई नहीं कि नहीं नहीं ये ठीक है एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस वालों को समझ ही नहीं आता। भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता। हमारी व्यवस्था ऐसी बन गई है, और जो सरकार के कसीदे पढ़े तो केसेस वापस भी हो जाते हैं। विपक्ष में रहोगे, एक समुदाय विशेष के हैं, तो आप पर नजरें इनायत करता दिखेगा कानून। क्या बोलने की आजादी के ये मायने हैं? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बोलने की आजादी की। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। ये फैज के शब्द थे। कुछ लोग इस बात पर भी एतराज कर सकते हैं, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, कि ये फैज अहमद फैज ने लिखी, अरे वो तो पाकिस्तान जाकर बस गया था, पाकिस्तानी था। उसकी बात, उसकी नज्म, उसकी शायरी से कार्यक्रम की शुरुआत क्यों कर रहे हो? यह आज की कड़वी हकीकत है। और जब बोलने की आजादी पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं, तो यह चर्चा इसलिए भी हुई, तीन बिंदु हैं, गौर कीजिएगा। पहला, जिस पर हर जगह चर्चा हो रही है, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है महाराष्ट्र में। उन्होंने औरंगजेब के बारे में कहा कि वो क्रूर शासक नहीं था, लड़ाई सत्ता की थी, हिंदू मुसलमान की नहीं थी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी। औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया था। अब ये प्रेम क्यों कुलाचे मारता है अबू आजमी का? इस तरह के बयान वो देते हैं। अब वो सफाई भी दे रहे हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। पर वो कमान से निकला तीर, उसी तरह से जुबान से निकले शब्द वापस तो आते नहीं हैं। पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो आक्रामक है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस हो।
एफआईआर तो हो गई है। समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। वो अबू आजमी से बात अब समाजवादी पार्टी तक ले आए। केशव प्रसाद मौर्य वो यूपी की राजनीति अपनी साध रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं वोट बैंक के कारण औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। संजय शिरसाठ हैं सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं अबू आजमी की जगह जेल में है। धनंजय मुंडे की कहां है ये वो नहीं बोलते हैं, खैर वो अलग मसला है। जबकि अवधेश प्रसाद हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अबू आजमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनकी निंदा की जाए। इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं इतिहास का आधा पन्ना नहीं पढ़ा जाए, आधे हिस्से से सच सामने नहीं आएगा। पर इस पर बवाल कटा हुआ है। और क्यों तारीफ की जाए औरंगजेब की, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए अबू आजमी से। पर अब दूसरा पहलू आपके सामने लेकर आता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, मामला झारखंड का। वहां पर एक सरकारी अधिकारी को एक शख्स ने मियां तियां और पाकिस्तानी कह दिया। जनाब गुस्से में आए, एफआईआर दर्ज कराई कि ऐसे अपशब्द मेरे बारे में बोले हैं और मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। और ये आजकल शगल हो गया है, आप किसी भी मुसलमान को पाकिस्तानी कह दीजिए तो वो देशद्रोही हो गया, गद्दार हो गया ना। पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं भाई, वो हिंदुस्तानी है। तो वो चले गए जनाब, थाने में एफआईआर भी हुई, निचली अदालत में भी इसे क्वॉश करने की कोशिश की गई और हाई कोर्ट में भी, हर जगह खारिज कर दी गई ये मांग कि नहीं भाई केस तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि मियां तियां और पाकिस्तानी कहना ये असभ्य तो हो सकता है, अपराध नहीं है। यहां क्लीन चिट दे दी गई है, मामला धार्मिक भावना को आहत करने वाला नहीं है। 2020 से सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, केस को खत्म करो। तो रमेश बिधूड़ी ने पिछले से पिछले साल बल्कि जो लोकसभा में सदन के पटल पर ओए भड़वे, ओए कटवे, ओए आतंकी, मुसलमानों को इन संज्ञाओं से नवाजा था। यह सदन के पटल पर कहा गया, इसलिए मैं यह शब्द दोहरा रहा हूं ताकि सनद रहे। वो वहां से एक्सपंज भी किए गए, तो वो ठीक कह रहे थे, असभ्य हो सकते हैं, अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। तो आप किसी हिंदू को पोंगा पंडित, बगुला भगत या चोटीधारी कुछ इस तरह से तंज कस दें तो वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं माना जाएगा। और यहां पर किसी एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के आदमी को पाकिस्तानी कह दो, नहीं जी अपराध नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये वो सुप्रीम कोर्ट जिसने कल एक और बात कही। वहां पर मामला आया, ये गुजरात में मामला दर्ज किया गया जनवरी में, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ। राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक कविता पढ़ी। कविता के बोल क्या थे? ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। इसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, दंगे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द पुलिस। ये अभिव्यक्ति की आजादी जो हमारे संविधान ने, देश की आत्मा ने हमें दी है, हर एक भारतीय को, उसे समझने की जरूरत है पुलिस को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि धार्मिक विद्वेष फैले। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आपको कुछ समझ में आया दर्शकों? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मेरी बोलने की जो आजादी है वो कहां तक मैं बोलूं, कहां ना बोलूं। किसी की मैं तारीफ कर दूं और पुलिस वाला, वो आजकल जैसे किसी को भी नक्सली बताना है कि उसके पास माओइस्ट लिटरेचर था, मार्क्सवादी किताबें थी। मेरे घर में भी हिटलर के बारे में भी किताबें हैं, मुसोलिनी के बारे में भी हैं।
आरएसएस के बारे में भी हैं, मेरे घर में गीता भी है, रामचरितमानस भी है और कुरान भी है। तो चार चंद किताबें उठाकर आप कहेंगे कि अरे ये तो देश विरोधी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो नक्सली है। नक्सलवाद पर भी बहुत सारी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में। कुछ भी उठाकर देशद्रोही उसे बना दिया जा सकता है। और इसमें एक और अहम पक्ष है, वो भी आपको बताता चलूं। सरकार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो देशद्रोही बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहला नाम शैला रशीद का आता है। 2020 में देशद्रोह का केस चला शैला रशीद पर, जेएनयू की छात्रा, याद होगा आपको। और फिर 15 अगस्त 2023 से जैसे ही शैला ने सरकार की शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए, तारीफ करनी शुरू की, बीजेपी का बिल्ला लगाने लगी, तो अब इसी महीने केस वापसी की तैयारी भी हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह अर्जी स्वीकार कर ली गई है कि नहीं जी, देशद्रोह का कोई मुकदमा नहीं शैला रशीद के खिलाफ, सरकार में आ जाओ। जैसे हार्दिक पटेल के साथ हुआ, वहां भी देशद्रोह के केस लगाए गए, बीजेपी में आ गए, सारे केस वापस हो चुके हैं। तो क्या यह विपक्ष के लिए, सरकार की आलोचना करने वालों के लिए और एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लिए ही अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं तय होती हैं क्या? और दूसरा कुछ भी बोले तो उसको खुली छूट है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल संविधान से ही शुरू करूंगा। ये हक संविधान ने दिए हैं, संविधान के 75 साल, बोलने की आजादी पर बवाल और औरंगजेब पर आग बबूला। एफआईआर का क्या है फॉर्मूला? ये एफआईआर कैसे की जाती है, किस आधार पर की जाती है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से और प्रोफेसर भी हैं, शिक्षाविद हैं, सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं महिमा सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स में से एक के मनन, एंड टू ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह, और आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन झा आजाद, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, औरंगजेब को कोई कह दे वो क्रूर शासक नहीं था, सत्ता की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान नहीं था, उसने अगर मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, वो देशद्रोही हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और समाजवादी पार्टी की आत्मा और कांग्रेस की आत्मा पर सवाल उठाए जाते हैं। पर कोई सरकारी दफ्तर में एक अधिकारी को मियाँ तियाँ पाकिस्तानी, उसकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दे, गद्दार कह दे, वो सभ्यता नहीं है, असभ्य तो है, अपराध नहीं है। ये बात समझ में आती है आपको? संदीप जी, पुलिस का काम है तथ्य, प्रमाण और गवाह, इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करना और उसके निहितार्थ को वहां के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वह केस दर्ज करती है। और जब उसको लगता है कि केस मजबूत है और यह कोर्ट में टिकेगा और वास्तव में इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं, यानी जो है वो आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता, अच्छा। लेकिन पुलिस इसको पूरा पता करके इस आधार पर जब काम करती है, वह यदि उस तथ्य में और उस तर्क में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत केस में दम है, तो पुलिस ने मियां तियां तो और पाकिस्तानी कहने पर केस दर्ज किया, लोकल अदालत में चला, हाई कोर्ट से इसे खारिज कराने की कोशिश हुई, नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये असभ्य हो सकता है लेकिन अपराध नहीं है।
किसी को मियां तियां बोलेंगे, पाकिस्तानी संदीप जी, बोलेंगे, बात उसकी पूरी देशभक्ति नहीं पर हुई। सवाल उठाएंगे, वो कोई अपराध नहीं है। सवाल सीधा है ना, संदीप जी, सौरभ भाई। संदीप जी, सीधा जवाब सीधा है, लेकिन बात ही नहीं है पूरी हो पाई। बीच में आपका दूसरा काउंटर आ गया। अबू आजमी का यह वक्तव्य केवल वक्तव्य नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल की बात ही नहीं हो रही है। वह देश के सामने क्या परोस रहे हैं और किस तरह इसके पीछे जाने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। वो केवल एक वाक्य से आप ये समझिए और ये कह दीजिए भारत के इतिहास को, वह औरंगजेब जिसके हाथ में सीधे सीधे तलवार हुआ करता था, वह औरंगजेब जो कत्लेआम अच्छा, कौन सा मचा राजा दिया, था जिसके उसको हाथ में आप तलवार महिमा नहीं मत होती कर रहे थी? हैं। मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, नहीं, थोड़ी नहीं, जानकारी में इजाफा कर रहा हूँ। ये- कौन सा राजा नहीं। था जो तलवार, कितने, आप मतलब क्या हिंदू शासकों में इस- अपने पिता की हत्या करना, भाइयों की हत्या करना, फिर गद्दी पर बैठ जाना, ये तो आम होता था ना राजशाही परिवारों में। संदीप जी, आप तो इतिहास की समझ रखते हैं। हाँ। औरंगजेब इस देश में उस समय का आतंकवादी था। आज के आतंकवादी बहुत, के अर्थ में हम नहीं मैं मान देखेंगे। लेता हूं उस क्रूर था। समय का एक मिनट सुनिए ना आतंकवादी था। सौरभ भाई, उस- बिल्कुल क्रूर था। पर आज की तारीख में, आज के आजाद भारत में किसी सरकारी अधिकारी को उसी के दफ्तर में जाकर पाकिस्तानी कहना, मियां तियां कहना, यह अपराध नहीं है। किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाना, काम कर रही है, पुलिस इसके लिए काम कर पुलिस काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया केस, काम करेगी, पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया केस। लेकिन इस देश में केवल सत्ता में आने के लिए विशेष वर्ग को बरगलाकर राजनीति करने वाले इन नुमाइंदों को, इन नायकों को और आतंकवादियों को राष्ट्र नायक के रूप में नए डिस्कोर्स खड़ा करके भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करके भारत को कहां दिग्भ्रमित करने का। तो अच्छा, एक चीज ये बताइए, 18 अगस्त 2019, सुनिए ना सौरभ भाई, 18 अगस्त 2019 भारतीय सेना, और सेना का तो आप भी सम्मान करते हैं और मैं भी करता हूं, सेना के खिलाफ कई ट्वीट किए और कश्मीर में अत्याचार के आरोप लगाए। किसने? शहला रशीद ने। 18 अगस्त 2019 देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। सेना का मामला। भाई, सेना को आप क्रूर बता रहे हो, जैसे औरंगजेब को आप क्रूर कह रहे हो। कोई कह दे कि सेना क्रूर है, क्रूरता कर रही है, होना चाहिए ना देशद्रोह का केस। अब इसी शहला रशीद ने 15 अगस्त 2023, सुनिए 2023 15 अगस्त सरकार के कसीदे पढ़ दिए, बीजेपी का बिल्ला लगाने लगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी भी स्वीकार ली है कि नहीं शहला रशीद ने कुछ नहीं कहा, कोई देशद्रोह नहीं किया। यह कौन सा पैमाना है, कौन सा फॉर्मूला है? संदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए, कृपया मुझे जो भी समय दीजिएगा, बात पूरी कर लेने दीजिएगा। एक मुस्लिम महिला जो आज मुख्य धारा में आकर और मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को बाहर लाने का काम कर रही है और वह मुख्य धारा में जुड़ के काम कर रही है, तो क्या उसको अपने एक सुंदर भविष्य को गढ़ने का हक नहीं है? अच्छा, क्या 2023 से पहले ये देशद्रोही थी, टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य थी। सारे शब्द में यहाँ याद, अरे बीच में टोकूंगा, याद दिलाना जरूरी। अब वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी संवेदनशील हो गई, तो बीजेपी को पसंद आ गई। मुस्लिम महिला धारा में आ रही है जी, और वह मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को निस्तारण के लिए और एक अपने अच्छे भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरी की पूरी पार्टी ही माफी मांग करके राजनीति में करने लगी। जेल में कैदियों को सुधार के लिए अवसर दिया जाता है। वॉशिंग मशीन में धुल गई है, वॉशिंग मशीन में धुल गई है शहला रशीद, जैसे कि हार्दिक पटेल धुल गए थे। पाटीदार आंदोलन के वक्त देशद्रोह का केस दर्ज, सुनिए ना, देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। संदीप जी, आप की किताब भी आप पढ़ते हैं तो आप जानते भी हैं, तमाम नक्सलवादी माओवादी का हृदय परिवर्तन हुआ, मुख्य धारा में जुड़ गए। अच्छा, हृदय परिवर्तन जैसे हार्दिक पटेल का हुआ, सुनिए ना, मान गया हृदय परिवर्तन होता है। वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है एक आपने, जैसे हार्दिक पटेल के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ पाटीदार आंदोलन के वक्त, और 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए तो वो जारी रहे।
2 जून 2022 को बीजेपी में शामिल हुए तो मार्च, फिर इसी महीने राज्य सरकार की अर्जी कि भाई सारे केस वापस लिए जाएं, वो अदालत ने स्वीकार लिए। कमाल का तालमेल चल रहा है। यहां क्या हुआ, यहां क्या कमाल किया था हार्दिक पटेल बिल्कुल ने, थोड़ा नहीं। बताइए। संदीप जी संदीप जी, इसका सीधा सीधा मसला होता है, और वरिष्ठ कानून के विशेषज्ञ भी बैठे हैं, जानते हैं, और आप स्वयं कानून के भी ज्ञाता हैं। संदीप जी, यह सीधे तौर पर है कि पुलिस उसी केस को कोर्ट में पेश करती है जहां पर तथ्य और तर्क और गवाह टिक सके। वो लेके तथ्य, जाती है, तर्क तो और गड़बड़ है गवाह तो कैसे टिकते हल करता है, हैं, खारिज अभी करता है। गुजरात का ही एक और मामला अब आपके सामने मैं रख देता हूं। ये जनवरी का मामला है। 3 जनवरी 2025 जामनगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, प्रमोटिंग एनिमिटी एंड डिस्टर्बिंग सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द सांप्रदायिकता बढ़ाने के आरोप में। किस लिए? इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं, एक कविता पढ़ दी, ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। ये ऐसा लगा, इससे आप तो खुद प्रोफेसर हैं, इसमें कहीं आपको बू आती है? पूरा सुना दूं मैं आपको, पूरा सुनाऊं? गर शमाए गिरिया आतिश है, हर राह वो शमा जला देंगे, गर लाश हमारे अपनों की खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासे बात सुनो, जो सब्र से मिलती है कुव्वत, वो जब्र में किसने पाई है। इसमें कुछ आपको लग रहा है? नहीं, इसमें बड़ा बहुत ही मासूम इमरान प्रतापगढ़ी आपको दिख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपने उस केवल कविता का अंश बताया, उनके वीडियो का पहले का और बाद का नहीं बताया, जो पुलिस जिस तथ्य पर इन्वेस्टिगेशन और कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो ने उसको कहा पता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द पुलिस, कि थोड़ा बहुत अकल लगाया करो भैयो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये और इसीलिए लोग तो खूबसूरती है। लोकतंत्र में जुडिशरी का हम सब सम्मान करते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं। तो मतलब यही तो 3 बात है, अलग पुलिस अलग अपना काम धाराएं कर रही बह है। रही हैं। मैं तो थोड़ा कंफ्यूजन में हूं। महिमा सिंह, आप भी थोड़ी कंफ्यूजन में है क्या? मतलब एक जगह देशद्रोह है, औरंगजेब प्रेम दिखाना, मियातियां पाकिस्तानी कहना असभ्य है, अपराध नहीं, और जो इमरान प्रतापगढ़ी आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो कहा उसको बिल्कुल जायज ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट, वहां की स्थानीय अदालत उनके खिलाफ केस वापस लेने को तैयार नहीं थी। जय हिंद। आपने अभी जिस आज के फैसले की बात की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी की बात के ऊपर टिप्पणी की, सबसे पहले तो उस फैसले के एक छोटे से अंश से शुरुआत करूंगी पढ़ करके। उसमें जो बताया है, ये बोलते हुए कि पुलिस को थोड़ा धीरज धरना चाहिए और देखना चाहिए कि असल जो उसका जज्बा है वो क्या है। उसमें ये भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, संदीप जी, कि दिस एक्चुअली प्रमोट्स नॉन वायलेंस, ये अहिंसा प्रमोट करने वाली कविता है। It has nothing to do with religion. This has nothing to do with any anti-national activity. Police have shown lack of sensitivity. ये उसका अंश है उस जजमेंट का जिसकी अभी आपने बात की। उसी के साथ आपने 2-3 और केसेस की बात की, और मैं इसमें एक तथ्य जोड़ते हुए ये बता देना चाहती हूँ कि ये तो आज किसी से छुपी नहीं है बात, पिछले चंद वर्षों में इस देश के अंदर हेट स्पीच का जो उठान हुआ है, जो राइज हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। और उसमें जो एक रिपोर्ट बताती है 75% जो हेट स्पीच के मामले हैं वो भाजपा शासित राज्यों में देखे गए। उसमें से 39% के अंदर देखा गया कि सीधे सीधे हेट इंसाइट की गई है, डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस है। सर्वोच्च यहाँ पर न्यायालय थोड़ा ने आंकड़ा दे बहुत से दूं मामलों में संज्ञान महिमा, लिया, क्योंकि बहुत मेरी से रिसर्च मामले भी। टीम बहुत मेहनत करती है। जो ये देशद्रोह की धाराएं हैं जिनमें एफआईआर दर्ज की गई पिछले कुछ सालों में, 106 मामले तो दर्ज किए गए कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया पोस्ट जी आपने डाली है। 149 मामले दर्ज किए गए कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 8 केस किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोलने पर, 40 केस पत्रकारों पर 2018 से 21 के बीच दर्ज किए गए। यह हालत है। मतलब बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं और अभी और जोड़ना नहीं चाहूंगा, आप अपनी बात जारी रखिए।
बिल्कुल, लेकिन आज जो फैसला आया, एक कम से कम एक मामले में जो फैसला आया संदीप जी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े सीधे शब्दों में एक संदेश दिया, न सिर्फ पुलिस को बल्कि अपनी मनमानी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को, नहीं जिसे नहीं, पर वसीम सुप्रीम कोर्ट बरेलवी ने के आज अंदाज ये में भी कुछ कह यूं कहा जाना दिया, चाहिए मियां तिया कि पाकिस्तानी कहो, खुलकर कहो, फिर तो रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था वो गलत किया। ओम बिरला साहब ने, स्पीकर ने एक्सपंज करके वो शब्द, एक्सपंज करने की जरूरत ही नहीं है, असभ्य ही हो सकते हैं, अपराध तो किया नहीं। मैंने जैसा अभी कहा संदीप जी कि जो बात असभ्य है या गैर कानूनी है वो बिल्कुल मुझे लगता है नागवार होनी चाहिए, ना सिर्फ किसी आम नागरिक को बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को भी, किसी भी अदालत को। इमरान प्रतापगढ़ी का मामला भी आपने देखा कि गुजरात हाईकोर्ट से होके आया, गुजरात हाईकोर्ट को उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दी और सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, सीधा कहीं सीधा कहीं संदेश पर दिया कि इस उम्मीद देश की में किरण पुलिस राज दिखती नहीं है, चलेगा। कहीं कहीं ये पर पुलिस जो अपनी कंफ्यूजन का आलम भी है। के मनन साहब, आप तो देश के इतने बड़े वकील हैं, मैं दरअसल आज कंफ्यूज्ड हूं। औरंगजेब से प्रेम दिखाएंगे, भाई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मैं मान लेता हूं, करिए। तो किसी को मियां तिया पाकिस्तानी कह देंगे, उसकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा देंगे, वो सिर्फ असभ्य है। और वही सुप्रीम कोर्ट जो गुजरात हाई कोर्ट क्वॉश करने के लिए तैयार नहीं थी जिस अर्जी को कि भाई देशद्रोह कर दिया, सांप्रदायिकता, धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उसके बारे में पुलिस को सीख दे दी कि भैया एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। देखिए संदीप जी, आपको याद है एक बार इंदिरा गांधी जी राजघाट जा रही थी तो एक झाड़ियों में व्यक्ति छुपा हुआ बैठा था, तो अल्टीमेटली पुलिस ने उसको पकड़ा और इतना मारा, मुझे याद है मैं पेश हुआ था उसके लिए, पटियाला हाउस की कोर्ट थी, और वो पागल हो गया था आदमी, वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था, वो जैसे गाड़ियाँ निकल रही थी तो वो जाकर झाड़ियों में छुप गया। तो उस पर केस बनाया, इस तरह के 307 बना दी कि ये इंदिरा गांधी पे गोली चलानी थी, रिवॉल्वर भी दिखा दिया उस पर, अल्टीमेटली पाया गया रिवॉल्वर उस पर प्लांट किया गया है। एनीवे, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। मेरा मानना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है, लेकिन विद राइटर। लेकिन जिस तरह से अब वो जो अब्बू आजमी का ये बता रहे, अगर उसने किसी उस समय औरंगजेब के बारे में व्याख्यान किया है कि वो ऐसा शासक था या ऐसा राजा था, मेरा ख्याल है प्रेमा फाई केस नहीं बनता है ये। और कल देख लेना, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन के वक्त भी यही टिप्पणी करेंगे, और अभी आप बता रहे हैं कि किसी को कह दिया पाकिस्तानी है, ये है, वो है, उसका भी क्वेश कर दिया है। लेकिन ये एक चीज़ और भी होती है, डिपेंड करता है, चूँकि हम कई बार डिबेट करते हुए एक फैसले के अंश पकड़ लेते हैं, एक पैरा पकड़ लेते हैं, लेकिन जिस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करते हैं, दोनों पक्षों की बहस के बाद फैक्ट्स को देखते हैं और लॉ का पूरा अध्ययन करते हैं, फैक्ट्स का अध्ययन करने के बाद ही कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या ये प्रेमा फाई केस बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अगर तो अब्बू आजमी ने ये 4 बातें कह दी हैं कि उस समय का ऐसा शासक था या वैसा शासक था, लेकिन हमने जहाँ तक औरंगजेब जी के बारे में पढ़ा है, अब जी को मेरे को ज़्यादा एलेबोरेट मत कर देना, क्योंकि मेरा थोड़ा संस्कार ऐसे है कि मैं ओए तो एक कम करता हूँ। औरंगजेब ने अगर कोई, उनके बारे में तो हमने पढ़ा है कि वो इतना बड़ा अच्छा शासक तो नहीं था। हाँ, अकबर के बारे में भी हमने पढ़ा है, उस समय शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है। देशद्रोह कहां से पहले हो पढ़ाया जाता है करते थे। नहीं, इसमें प्रशांत कोरटकर है। अब यही मामला, ये महाराष्ट्र का ही एक और मामला मैं आपके सामने ला रहा हूं। वो इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकी भी के साथ साथ विक्रम सिंह जी इतने बड़े विद्वान हैं, मैं नतमस्तक होता हूं जब जब भी ये चैनल पे आते हैं। मेरी कभी मुलाकात आमने सामने नहीं हुई है, लेकिन अब जब इनको बुलवाओगे, अब देखना किस तरह से ये हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, किसी भाषा में भी ये आपको बता सकते हैं। और
ऐसे लोगों को अगर ये डीजीपी होते उस समय, इस समय, और ये केस इनके, लेकिन कई जगह लोकल पुलिस आपके थोड़े में, हाँ, थोड़े ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप धक्के खाते फिर रही हैं, हाँ। केस रजिस्टर नहीं होते। विक्रम सिंह जी, अब मैं वही फैज अहमद फैज को कोट करना चाहूंगा एक बार फिर। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। अब इसी पर पुलिस वाला कोई आपत्ति दर्ज कर दी है? संदीप चौधरी फैज अहमद फैज को कोट क्यों कर रहा है? एक पाकिस्तानी की वो नज्म को क्यों दूसरी बार दोहरा रहा है? ये तो देशद्रोही है, तो मामला दर्ज हो जाएगा। संदीप जी, सभी विद्वान पैलेस को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, पुलिस के पास हजार काम है। उनकी प्राथमिकताओं में नज्म पढ़ना, करना और उसकी मीमांसा करना अंतिम प्राथमिकता हो सकती है। कोई प्रथम सूचना आए तो मैं बता देता हूं। मैं आपके पास एक मिसाल देता हूं। लगभग जब मैं नई सर्विस में आया था तो एक लड़के ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जिले के जो अफसर होते हैं एसएसपी, उनके ऊपर कट्टे से फायर किया। लड़का पकड़ा गया, गाड़ी का शीशा टूट गया था, लाया गया। लोगों ने कहा कि आज इसका तो एनकाउंटर निश्चित है। उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ अपनी माँ के पास और माँ से कहो 2 थप्पड़ मारे, बात खत्म हो गई। न कोई केस रजिस्टर हुआ, न कुछ हुआ। ये पुरानी बात है जब हम कह सकते थे कि सामंती युग था। लेकिन अगर हम इस तरीके से दिल का ताड़ बनाते रहेंगे, हम अपने काम करें, लोगों को एक काउंसलिंग भी पुलिस का एक बहुत बड़ा काम होता है। इसमें एक और चीज, एक और पहलू हमारे दर्शक जोड़ रहे हैं विक्रम जी। जावेद बेग हैं भोपाल वासी, वो कह रहे हैं इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर वो लोग विवाद बढ़ा रहे हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आजकल एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है और पुलिस भी उसमें साझेदारी हो रही है। संदीप जी, हमें आगे देखना है। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से अगर किसी को कोई लाभ हो रहा हो तो जरूर करें। इतिहास पढ़ना सबका काम है। औरंगजेब के बारे में 3 प्रकार के मत हैं। एक तो सर जदुनाथ सरकार औरंगजेब और शिवाजी 3 वॉल्यूम में लिखी है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नवे गुरु तेग बहादुर का जिस तरीके से उन्होंने सर कटवाया, साहबजादों को दीवार में चुनवाया, वो सब ऐतिहासिक तथ्य हैं और उनको झुटलाया नहीं जा सकता। वो तानाशाह था, वो क्रूर था और वो सांप्रदायिक था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। जी, आप मेरी किताबों पीछे देखें, वो लिखी सर। इसके अलावा अमेरिकन स्कॉलर भी हैं जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने हिंदू मनसबदारी की परसेंटेज बढ़ा दी। अब ये तो स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं। आप जैसा नहीं, अभी हमारे एक दर्शक हैं, ये पिछला सवाल लीजिएगा पीसीआर पर। इसे एक बहाना बनाकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है क्या? अबू आजमी ने कहा अबू आजमी तक रहने दो, वो समाजवादी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी और मुसलमान आ जाएंगे फिर उसमें। और उसी में बात यह भी आ जाती है कि किसी को पाकिस्तानी कहना असभ्य है, अपराध नहीं। तो मतलब किसी को पोंगा पंडित कह दीजिए, चोटीधारी कह दीजिए। संदीप जी, हमारे सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स में राज्य कर्मचारी आचरण नियम में इस जात का, संप्रदाय का शब्द का इस्तेमाल ही एक माइनर एक त्रुटि मानी जाती है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बुला के काउंसलिंग करके मामले का पटाक्षेप करें और इसको बात का बतंगड़ बना करके, तिल का ताड़ बना करके, उसके इशू बना करके उसको सोशल मीडिया में डालना, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। मामले को वहीं खत्म कर दें और पहली बार में सेंश्योर करें, दूसरी बार करें सेवा मुक्त कर दें, कार्रवाई करें। लेकिन पहले ही चरण में आके एफआईआर के बाद चार्जशीट के बाद इतना बवेला काटना, पुराने इतिहास को खोद करके उन गड़े मुर्दों के ताबीज बना करके और पुरानी चीजों की बात अब उसमें दुर्गंध पैदा करना, ये दानिशमंदी नहीं होगी। और हमारे एक दर्शक हैं, अभय कुमार हैं, पिछले वाला सवाल लीजिएगा पीसीआर। यशोवर्धन झा आजाद, अभय हमारे जो दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर तो लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी कंफ्यूज हो गई है। मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाहता है वो एक कॉमन सेंस की बात है। और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ इस देश में इतने निरर्थक वाद विवाद होते हैं और इतने निरर्थक तथ्यों पर विवाद होते हैं कि जिस देश में अगर अच्छी बातें जो हो रही हैं उसके बारे में अगर चर्चा नहीं हो तो यही हालात होंगे। तनुजा सिंह एक यंग वुमन है जो एक फाइटर पायलट बनी है। एक जगह अभी माओइस्ट के एरिया में एक रोड कनेक्टिविटी है, वहां पे एक बस चल रही है
इसी तरह और भी एक पुलिस स्टेशन है झारखंड में जहां एक भी क्राइम रजिस्टर नहीं हुआ। तो अच्छी चीजें तो हमारे यहाँ संज्ञान में ली नहीं जाती हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चर्चिल को अगर मर्डरर कहा जाए तो कई भारतवासियां हैं जो उसको मान लेंगे कि यह सही है, लेकिन इंग्लैंड में अगर आप ये बात कहिएगा तो उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि बंगाल में जब सूखा पड़ा था तो जितने भी रसद थी उसको उन्होंने आर्मी के लिए डाइवर्ट कर दिया, बंगाल के लोगों को नहीं दिया, जहां पे कितने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन इंग्लैंड में अगर आप उन्हें मर्डर भी कहिएगा तो आपके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर होगा। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि शैला रशीद को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने 2019 में यह स्टेटमेंट किया, उन्होंने एक आरोप लगाया आर्मी पे कि वो घर घुस के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसे आरोप तो कई बार लगे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगे हैं, कई जगह लगे हैं, लेकिन वही कोर्ट जो इसका संज्ञान लेता है वही कोर्ट तुरंत मान भी लेता है। तो यही तो ये डिलीशियस आयरनी है। मतलब सिस्टम में कोऑप्ट होने को तैयार हो जाओ, सवाल पूछने छोड़ दो तो आरोप भी छोड़ दिए जाएंगे। ये तो जीता जागता उदाहरण है ना उसका। लेकिन सवाल यही है कि ब्रिटेन के कोर्ट में भी तो यही होता है। ब्रिटेन के कोर्ट में एक्सट्रेडिशन होते हैं, लेकिन अभी की एक्सट्रेडिशन जो संजय भंडारी के बारे में था वो इसे अमान्य कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे रनिंग वाटर यहाँ के जेल में नहीं है, या यहाँ के जेल में मर्डर्स होते हैं, जबकि यूके के जेल में 386 मर्डर हो चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 2019 में। तो ये तो हर जज का देखने का एक रवैया है कि किसी भी चीज में कोई ऐसी बात हो तो पुलिस को गाली दे। इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में वो आईना दिखाती है पुलिस को कि भाई देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन किसी को आप पाकिस्तानी कह दो, उसे देशद्रोही कह दो कि नहीं ये तो असभ्य है, अपराध नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं दिखती है आपको? नहीं, कंफ्यूजन तो मैं नहीं देखता हूं। दोनों में कोई अपराध नहीं है, बल्कि इमरान वाले में तो कोई अपराध है ही तो नहीं। मतलब पाकिस्तानी आप किसी को बोल दो, किसी की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दो कि तू तो पाकिस्तानी है, आतंकी है, फिर एक्सपंज क्यों किए थे ओम बिरला ने वो रमेश बिधूड़ी के बयान? सवाल संदीप जी देखिए, सवाल ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या पाकिस्तानी कह दो, कुछ कह दो, मियाँ कह दो, मुल्ला कह दो, पंडित कह दो, क्या फर्क क्या पड़ता है इससे? कहना नहीं चाहिए, असभ्य लोग हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर कह दिया तो उसके खिलाफ क्या केस रजिस्टर होगा? ये बिल्कुल ही गलत है। एक चीज और बताना चाहता हूं, नहीं फिर ये पैमाना तो एक मिनट ये पैमाना तो फिर अबू आजमी पर भी लागू होना चाहिए। उनकी अपनी राय है कि भाई क्रूर शासक नहीं था वो उसने अगर मंदिर तो है तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अकबर जो हैं बहुत बड़े थे, बड़े ही सेकुलर थे, लेकिन उनकी भी सारी चीजें में एक स्ट्रेटजी थी, जो कि कहते हैं जो जितना भला और आप ये कहते हैं वो शायद नहीं था। जो सेकुलर स्टेट और एक राजा का डिस्पेंशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। औरंगजेब ने तो महाकाल में भी ये दिया था, पैसे दिए नहीं, वो तो हर कोई राजा, ये तो हिंदू राजा हो, मुसलमान बादशाह हो, हर कोई खुरेजी करके अपने भाइयों का, पिता का वध करके वो राजपाट लिया जाता है, ये तो अलग बात हो जाएगी। पर राजनीति को तूल क्यों दी जाती है मनोज सिंह काका? अब अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अबू आजमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनकी निंदा की जाए। भाई क्रूर शासक को आप कहोगे कि क्रूर नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। ये बात का बतंगड़ बनाने में आपके नेता भी सहायता देते हैं क्या? आग में घी डालते हैं? नहीं, जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तू कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, और जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुदेरते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। तो जो सवाल ये नहीं, हमारे देखिए, हमारे नायक कभी भी ना औरंगजेब हो सकते हैं और ना हमारे नायक नाथूराम गोडसे हो सकते हैं। हमारे नायक बहादुर शाह जफर थे और हमारे नायक भगत सिंह थे, और वो सदैव रहेंगे। जो सवाल जो आप कर रहे हैं, हमारी पार्टी का हमेशा ये मत है, और मैं पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर ये कह सकता हूं। और जिस संदर्भ में आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19 में है, उसमें कई तरह के 19 से 22 में भारतीय नागरिकों के लिए कई तरह की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना हथियार के इकट्ठा होने के, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। और मैं तो खुद एक भुक्तभोगी हूं साहब। मैंने बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी के पिता का आरोप था कि 11 बजे तक बेटी हमारी बात की, उसकी हत्या कर दी गई, और मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि बनारस में बिहार की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय सुनिश्चित करा जाए। तो मेरे जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कि बीएनएस के 353(2) और 356(2) में एफआईआर लाज कर दिया गया। पुलिस का ये रवैया है, तो इस पर भी विक्रम सिंह साहब को बोलना चाहिए कि क्या मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या हम सवाल नहीं खड़े कर सकते? अगर एक बेटी के लिए हम न्याय नहीं मांग सकते जिस प्रजातांत्रिक समाज में, तो हम क्या ही राजनीति करेंगे, हम क्या ही सामाजिक जीवन जी रहे हैं? हमारी पार्टी में फिर आपसे बोलने की आजादी भी धर्म विशेष के साथ जोड़ी जाएगी। राजेंद्र कुमार काइनौर है, मोहाली वासी, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मनोज, देखिए, जो राजेंद्र कुमार जी का सवाल है वो वाजिब है कि आप एक तरफ तो एक व्यक्ति को जो देश के सर्वोच्च सदन में कटुए भड़ुए जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है, जो जहां से देश का संविधान बना है और जिस सदन से देश के कानून बनते हैं, उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दे रहे हैं आप। और दूसरी तरफ आप एक व्यक्ति को जो कि मियां टियां कहने जैसे शब्दों पे उसे वो कर दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं कि ये कोई अपराध नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान में जज इंक्वायरी एक्ट भी है हमारे यहाँ। अगर जज भी कोई गलत काम करें तो उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 है। ऐसा नहीं है जिस देश में कि जो न्यायाधीश कह देंगे वही में कुछ चलन ऐसा भी। एक मिनट मनोज, ए के वाजपेयी, चलन कुछ ऐसा हो गया है जो अभी सवाल पूछा जा रहा था, एक समुदाय विशेष की बात नहीं है। जो सरकार से कोई सवाल पूछे, वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अनकंफर्टेबल सवाल पूछो तो पुलिस वाले बड़े सक्रिय हो जाते हैं और अदालत भी कदम ताल करती दिखाई देती हैं। वो मामले खारिज नहीं होते। सरकार की बोली बोलने लगो तो केस वापसी की अर्जी ऐसे फास्ट ट्रैक होती दिखाई देती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, हर जो अदालत में काम होता है या सरकार जो काम करती है वो रूल बुक के हिसाब से काम करती है। अच्छा, सरकार को अधिकार है कि वो किसी मुकदमे को वापस ले ले। मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो उनकी बात माने या न माने। अगर मान लेंगे तो विड्रॉ 2019 से 2023 तक चलता रहा। हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। हम कॉमन बात क्या, स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं, स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफिक इसलिए नहीं होगा, स्पेसिफिक के टेस्ट करना पड़ेगा, उसके फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। अच्छा, फैक्ट्स अलग होते हैं, बदल जाते हैं 2023 के बाद। आपका मौजू ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की तारीफ करने लगी तो फैक्ट्स बदल गए? क्या सरकारें तो आएंगी जाएंगी, कानून तो यही रहेगा ना। नहीं, कानून यही रहेगा। तो वही तो सरकार अपने हिसाब से करती है क्या, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, सरकार भी रूल बुक के हिसाब से चलती है, पुलिस भी रूल बुक के हिसाब से चलती है, कोर्ट भी रूल बुक के हिसाब से। फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द पुलिस। इट वाज इनसेंसिटिव, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यस, आई डोंट एग्री। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ। उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, ये लिखा हुआ है कि that 75 years after the existence of the constitution, freedom of speech and expression has to be at least now understood by the police. Yes. कैसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं? पुलिस को क्या पावर है? हाँ। कि वो कुछ भी किसी भी बात पर उठा देंगे। इस कविता में क्या था ऐसा? एक सेकेंड ना जी। हाँ। पुलिस को पावर है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो किस केस में होगी, पुलिस को पावर है कि नहीं होगी। तो कुछ भी बना देंगे। एक सेकेंड, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करना ही है। अच्छा, एक सेकेंड, जरा कंफ्यूज ना करो चीजों को। एक ही ललिता कुमारी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2014 का, इसमें क्या कह दिया? पुलिस वाला क्या करेगा? The police officer cannot avoid his duty of registering offense if cognizable offense is disclosed. Action must be taken against the erring officer who do not register the FIR. क्या मतलब? 5 जज तो सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे एफआईआर कॉग्निजेबल, पहले ठोक बजा के तो देखेंगे कि आरोप सत्य है कि नहीं है। आरोप नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। That's all. अगर भी जाके मैं आपके खिलाफ कोई ऐसी धाराओं में कि जी ये बोले हैं एक बात पे यही तो 5 जज सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी में क्या कह रहे हैं? मैं क्लैरिटी चाहूंगा। ये कंफ्यूज ना करो। नहीं, लेट मी क्लैरिफाई। एक मिनट, के मनन, क्योंकि एक और वकील भी हैं, के मनन, ललिता कुमारी में क्या मतलब
मैं कल आपके खिलाफ कोई भी आरोप लगा दूं, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, इतना मैं जानता हूं कानून, मैं नॉन कॉग्निजेबल धाराओं में आपके खिलाफ कोई केस दर्ज कराने जाऊं, क्या पुलिस को केस दर्ज करना ही होगा? ऐसा कानून है क्या? नो, बिल्कुल नहीं करना है। ललिता कुमारी की जजमेंट बड़ी लैंडमार्क की जजमेंट है। उसमें यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद केस रजिस्टर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा उसमें इंटरप्रिटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ललिता कुमारी के बाद भी कई जजमेंट्स आ चुकी हैं और ये ऐसा है नहीं वाजपेयी जी, बहुत चीजें ऐसी होती हैं, मैंने जैसे नहीं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी, मैं एक सेकंड अभी लैंडमार्क जजमेंट देती। ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकंड सिर्फ विक्रम सिंह को स्क्रीन पर लाइए। पर विक्रम सिंह जी देखिए, ऐसा तो होता नहीं है, वो मैं इतना कानून मैं भी जानता हूं कि बस कोई गया और वो सीधा केस दर्ज करना ही होगा। पर केस दर्ज भी कैसे कैसे होते हैं आप बताइएगा, अगर मेरी जानकारी गलत है। कोई नक्सली उसके कनेक्शन है तो स्टैंडर्ड होता है कि माओइस्ट, कुछ किताबें हैं मार्क्सिज्म से जुड़ी किताबें। अरे मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है और आपकी भी भरी पड़ी है, सिर्फ किताबों के आधार पर वो लिटरेचर ऐसा मिला, सेडिशियस था लिटरेचर, ये होता है ना? बिल्कुल होता है, हमारी लाइब्रेरी में बिल्कुल है माओइस्ट लिटरेचर। तो क्या मैं माओइस्ट हो गया? आपने बिल्कुल सही कहा, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। मैं 3 बातें रखूंगा केवल 3 वाक्यों में। धारा 154 सीआरपीसी, व्हेन द एप्लीकेंट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो तब था जब सीआरपीसी था कि अगर आपके आवेदन पत्र में तो ये वर्ड था एसओ शैल रजिस्टर, एसओ के पास विकल्प नहीं था, लेकिन एसपी के पास अगर जाते, अगर नहीं लिखा जाता तो एसपी के पास जाते थे। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई, वो हो गई हमारी मौजूदा, जिसके आधार पर एफआईआर होती है, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्राविधान है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में व्यवस्था दी गई थी, लेकिन उसमें भी जैसा कि मनन सर ने फरमाया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ही प्राविधान उसमें भी था। बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के केस रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटी, मैं ये बता दूं, मनोज काका के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, भले ही जितनी बातें उन्होंने बताई है कोई केस नहीं बनता है। लेकिन वही आप इतने बड़े आप एडिटर हैं, देश और विदेश में आपका नाम है, आप जाकर के जरा किसी थाने में एफआईआर लिखा के दिखा दीजिए, मैं हार जाऊंगा, जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। तो यही ये शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, तो ये बोल की लब आजाद हैं तेरे, शो मी द मैन, एंड उसको कितनी आजादी है बोलने की, आई विल ऑल्सो शो दैट टू यू। क्या उस युग में आज हम आ गए हैं और इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमारी व्यवस्था को भी, और कंफ्यूजन का आलम नहीं होना चाहिए अदालतों के फैसले में भी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।